अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ईद के बाद जो सियासी माहौल है और सियासी दर्जा हरारत है उसकी तरफ जो है वो देख रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद तहरीक का ऐलान कर चुकी है। उसका कहना है वो सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे और उनको साथ लेकर जो है एक तहरीक चलाएंगे। बलूचिस्तान के मामले पर भी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत है, हुकूमत कहती है मौशी इस्तेहकाम जो है वो आ रहा है, आशारिये जो है वो अच्छे हैं, IMF के साथ मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन जो मौशी इस्तेहकाम है वो तो आ रहा है, लेकिन ये जो सियासी इस्तेहकाम या हुकूमत और अपोजिशन की और खासतौर पर तहरीक इंसाफ की अगर एक वर्किंग रिलेशनशिप है वो कहीं बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सियासी पोलराइजेशन के इस माहौल में कोई भी एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। और हालात ये हैं कि जो बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनके ऊपर पहले कभी हमने इस तरह से इख्तलाफ नहीं देखा या इस तरह से जो है वो दो राय नहीं देखी, जिस तरह से दहशतगर्दी का मामला है, उस पर भी हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी अप्रोच के साथ जो है वो चल रहे हैं। और इस तरह के इश्यूज में जो यकजहती नजर आनी चाहिए वो यकजहती जो है वो इनके दरमियान नजर नहीं आ रही। ये वर्किंग रिलेशनशिप किसी भी मुल्क को चलाने के लिए और खासतौर पर जब रियासत के अमूर चलाने होते हैं तो उसके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। अब एक तरफ मामलात में तहरीक इंसाफ के जो नाकदीन है वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत उसको बंद गली के अंदर लेकर जा रही है, और दूसरा हुकूमत की पॉलिटिक्स पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि हुकूमत की जो पॉलिटिक्स हैं वो हुकूमत को ही आइसोलेट करती जा रही हैं। अब क्या कोई तरीका है कि एक जो वर्किंग रिलेशनशिप है जो हुकूमत और अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें खासतौर पर शामिल है, क्या वो कोई बन सकती है या नहीं? और ईद के बाद ये जो तहरीकों का ऐलान कर रखा है, अब आने वाले दिनों में जो दर्जा हरारत है, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, वो क्या ऊपर जाएगा या फिर जो है वो नीचे आएगा? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो है वो बात होगी। सीनियर सदारन साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके और क्या। फवाद चौधरी साहब, ये जो पोलराइजेशन अभी हम इस वक्त देख रहे हैं, आपके ख्याल में ये क्या वजह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ एक इंप्रेशन ये था कि ये कुछ वक्त गुजरेगा, दर्जा हरारत थोड़ा जरा नीचे आ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो चीजें जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आपके ख्याल में ये क्या वजह है, ये क्यों नीचे नहीं आ रही और फिर करना क्या चाहिए इसका? रहमान, बातचीत तो आपके सामने सामने हुई है और कोशिश की है इन्होंने कि बातचीत करें, लेकिन मसला ये है कि बातचीत के लिए एक कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर मैं और आप एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देख सकते, अगर मैं और आप एक दूसरे से हाथ ही मिला के तैयार नहीं है, एक तस्वीर आ जाती है किसी के साथ तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर जो पार्टीज का सोशल मीडिया है वो कैसे रिएक्ट करता है। ऐसी सिचुएशन में जब टेम्परेचर इतना हाई हो तो बातचीत दूसरा मरला है। पहला मरला यह है कि आप एक एनवायरनमेंट बनाएं कि जिसमें बातचीत हो सके। अभी तक मेरी नजर में कोई स्ट्रक्चर्ड एफर्ट जो है इस जमन में हुई नहीं है। और जैसे APS के सानहे के बाद जनरल राहील शरीफ ने, उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरी पाकिस्तानी क़यादत को इकट्ठा कर दिया था नेशनल एक्शन प्लान पे। लेकिन ये बलूचिस्तान के वाक़े के बाद और अब सैकड़ों शहादतों के बाद भी पाकिस्तान में फिलहाल इस तरह का एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है और हम एक दूसरे से ही लड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये जो इसमें इनिशिएटिव लेना जो है वो आपके ख्याल में जो है वो किसका काम है? क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि हर इशू जो है वो सियासत की नजर हो रहा है, कोई तफरीक नहीं रह गई, चाहे जिस तरह का मर्जी इशू हो, सोचा ही है कि बस उसके ऊपर जो है वो सियासत करनी है। तो ये जो माहौल बेहतर करना है या इनिशिएटिव लेना है, ये आपके ख्याल में ये किसने करना है पहले? देखिए, पहली बात तो ये है कि आई एग्री विद यू कि पॉलिटिक्स टॉलरेबल लेवल्स पे होती है ना। जब टॉलरेंस ही बिल्कुल ही ना हो तो पॉलिटिक्स जो है वो कैसे होगी? अब इसको इनिशिएट कैसे होना है, मेरे ख्याल में तो समवट यही है कि एक साइमल्टेनियस ही हो, इकट्ठा ही होना होता है, चीजें इकट्ठी ही होती हैं। लेकिन इसमें यह है कि आपको एक पहला जो जैसे इन्वायरमेंट अगर बेहतर करनी है तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं बेहतर करनी है ना, उनके पास ही कुछ देने को है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप इमरान खान के ऊपर फिलहाल ना आए, तो अगर आप नहीं आते तो फिर आप जो बाकी PTI के लोग हैं, लीडरशिप है, उनके ऊपर तो कम से कम आप अपना हाथ हल्का करें ना, ताकि एक कम से कम स्टेप तो लगे ना कि उधर आए, जिससे PTI के लहजे में भी तलखी थोड़ी कम हो
और उसके बाद आप एक फ्रेमवर्क के तहत जो है वो आगे बढ़ सकें। सो इसके लिए मुझे लगता है कि काफी स्ट्रक्चर्ड किस्म की स्टेप्स जो हैं वो चाहिए, कम्युनिकेशन लाइन जो है वो चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर मैं अभी देखता हूं कि जो फौज के खिलाफ ट्वीट्स हैं या आर्मी चीफ और हाँ। उनकी टीम के खिलाफ बहुत सारी जो ट्वीट्स हैं जो एनोनिमस अकाउंट से होती हैं, मेरी नज़र में वो पीटीआई के लोग नहीं हैं, बल्कि उनमें बहुत बड़ी इन्फिल्ट्रेशन अच्छा। है हमारे सोशल मीडिया में इंडियन रॉ की, सेपरेटिस्ट्स की। उनको अलहदा करना, उनको एम्पलीफाई ना करना, ये स्टेप्स हैं जिनसे कि इब्तिदा अच्छा, हो सकती है। ठीक है। और आप जब ये कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है रॉ की और बाकियों की, तो उससे क्या मुराद है आपकी? मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने उन्होंने इमरान खान की डीपी लगा के और उर्दू में जो है वो एब्यूजिव मैसेजिंग करते हैं, जो बुनियादी तौर के ऊपर शहीदों के अच्छा। खिलाफ कैंपेन्स हैं, गाजियों के खिलाफ कैंपेन्स हैं, जिनका पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर सेकंड कैटेगरी है जो सिर्फ पैसे बनाने वाले लोग हैं, आदिल राजा टाइप जैसे लोग हो गए, हाँ। जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक एक आई वुड से कि एक स्पिल व्हील हो गया है, जिसको लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने फायदे के लिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट्स के अकाउंट्स हैं जो कि अपने मुद्दे को देने के लिए कर अच्छा। रहे हैं, और फिर रॉ और दूसरी जो एजेंसीज हैं अब वो भी ज़ाहिर है इस मामले में अपना हिस्सा डालती हैं। राइट, लेकिन चौधरी साहब, पार्टी कुछ नहीं कर सकती इसके ऊपर? पार्टी के भी तो इख्तियार में है ना। और फिर ये जो वर्कर्स होते हैं यही तो एम्पलीफाई करते हैं आगे, ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। दोनों करते हैं। बहुत सारे तो मैं देखता हूं कि जो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के, स्पेशली नून लीग के जो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर पेड हैं, वो ऐसे अकाउंट्स को जो है वो एम्पलीफाई कर देते हैं उनकी कंडेमिनेशन के चक्कर में, अच्छा। कि हम इसको बड़ा कंडेम करते हैं और उसको एम्पलीफाई करते हैं। दूसरा जो है वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पीटीआई में भी बहुत सारे वर्कर्स और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। 1 लाख से ज्यादा तो छापे पड़े हैं ना पंजाब में, तो 50, 60, 70 लाख बंदा तो हाँ। वो आपने इफेक्ट कर दिया है, वो अपना गुस्सा निकालता है। तो इसकी बहुत पेचीदा वजूहात हैं। पीटीआई डायरेक्टली कितना कंट्रोल कर सकती है, उस और एफर्ट जो होनी चाहिए, मेरे ख्याल में वो एफर्ट भी नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूँ एफर्ट, और उसके अच्छा। लिए अगर अगर नीयत है तो फिर स्ट्रैटेजी नहीं है। जो स्ट्रैटेजी चाहिए पीटीआई को इन अकाउंट से अलहदा होने के लिए, वो तो बिल्कुल नहीं है। ये तो मैं एग्री हूँ आपसे। ठीक है। अच्छा, मैं वापस आता हूँ, ये जो पोलराइजेशन वाली हम बात कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर हम सियासी तारीख उठा के देखें तो या फौज ने बिठाया है, या अदालतों ने बिठाया है, या फिर ये जो बाहर वाले मुल्क हैं ये बिठा देते हैं हमारे सियासतदानों को। आपके ख्याल में इनमें से कौन अभी इस वक्त जो मामलात हैं, क्या कोई है जो हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा बिठा सकता है? देखिए ना, अब तो बेसिक प्रॉब्लम आपने सही कहा कि फौज बैठा देती थी या बाहर के कोई मुल्क जो है वो इंटरवीन कर देता था। अब ये दोनों ही नहीं है फिलहाल। बाहर के मुल्कों का फिलहाल कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ हाँ। रहा पाकिस्तान में, और फौज और पीटीआई ही के दरमियान तो लड़ाई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बैठाए कौन। इससे लगता यही है कि ये तो जो पॉलिटिक्स के अंदर जो सेन एलिमेंट्स हैं, मेरी नजर में जो पीएमएलएन हाँ। ने पिछली दफा गलती की या हुकूमत ने गलती की, उन्होंने पीटीआई के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात के बजाय उन्हें चाहिए था कि मौलाना फजलुर रहमान को और इस तरह के जो अकाबरीन हैं उनको बातचीत में डालते, और उससे उनके फासले हाँ। कम हैं नून लीग से भी और पीटीआई से भी, बनिस्बत इसके कि ये डायरेक्टली बातचीत करें। अभी फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो ने जो एपीसी की इनिशिएटिव लिया है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उनका, और बिलावल भुट्टो को इसके ऊपर उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने ये सोचा कि फासले कम करने के लिए ये एफर्ट हाँ। की जाए। लेकिन उन्हें भी चाहिए कि वो मौलाना फजलुर रहमान को डालें पीटीआई से बात करने के लिए, वो महमूद अचकज़ई से बात करें अच्छा। पीटीआई से बात करने के लिए, और बरह रास्त बात जो है वो सेकंड फेज में करें। ठीक है, लेकिन जो है साहब, पीटीआई, आप खुद भी बड़ा अरसा पीटीआई के साथ आपने जो है वो गुजारा है। पीटीआई के बारे में तो इम्प्रेशन यही है कि ये सोलो फ्लाइट की आदी है, किसी के साथ चल नहीं सकते। तो मौलाना के साथ चलने की या उनकी बात सुनने का जो आप कह रहे हैं, आपके ख्याल में ये प्रैक्टिकल आइडिया है? अभी तो मजबूरी है ना, अभी तो करना पड़ेगा।
अदरवाइज जाहिर है पीटीआई की जो असल पॉलिटिक्स है वो इसलिए सोलो है और इसीलिए पीटीआई इतनी बड़ी है कि वो कहते हैं कि हम तमाम दूसरी जमातों से बेहतर हैं और हम उनका अल्टरनेट हैं। और पाकिस्तान की बाकी सारी सियासी जमातें तो एक रवायती सियासी जमातें हैं जिनके से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। पीटीआई की असल जो ताकत है वो ये है कि जो इसकी जो मिडिल क्लास, इसकी बैकबोन जो है वो मिडिल क्लास है और वो पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली की ख्वाह है जो शायद इमरान खान के अलावा कोई और नहीं सोचता। लेकिन इस वक्त 12 पीटीआई को जरूरत है जेयूआई के साथ और बाकी लोगों के साथ मिलकर चलने की, और ये फासले कम भी हुए हैं। आपको पता है जरूरत के तहत ही चीजें होती है ना, जरूरत ना हो तो कोई क्यों करेगा। आपको चौधरी साहब, आपको लग रहा है कि जेयूआई और पीटीआई जो है वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं या इकट्ठे चल सकते हैं? जिस दिन जेयूआई और पीटीआई इकट्ठे हो जाएं वो तो हुकूमत का तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो गई ना। उसकी वजह यह है कि हुकूमत बहुत कमजोर है। अगर आप देखें ना इस वक्त हुकूमत का सारा रिलायंस एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के ऊपर है और खुद उनके पास कोई इस किस्म की आई वुड से कि पॉलिटिकल सपोर्ट है ही नहीं। आप देखें उन्होंने कभी किसी पॉलिसी के ऊपर ना उन्होंने कभी कोई पॉलिसी ओन की है, ना ही उसको उन्होंने सिवाय पीटीआई मुखालफत के उनको कोई और आपने कभी उनको इंडिया के ऊपर की बात नहीं सुनी होगी। इकोनॉमी में भी वो शुरू करते हैं तो वो आर्मी चीफ की तारीफ से शुरू करते हैं, वहीं पे खत्म करते हैं। उनके पास अपना कुछ ऐसा नहीं है जिसको वो सेल कर सके। लिहाजा इस वक्त तो जाहिर है कि जो सारे पत्ते हैं वो तो इमरान खान के पास। ठीक है। और राइट, और लास्टली चौधरी साहब देखिए, अब पीटीआई इस पर तो तनकीद सबसे ज्यादा ये होती है कि पार्टी हर चीज जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो जोड़ देती है। नून लीग कहती है कि जब हमारे भी लीडर अंदर थे लेकिन बाकी काम तो जो है वो चलते रहे थे। तो फिर इसको किस तरह से देखते हैं? क्या पार्टी वाकई जो है वो अपने तौर पर ये मामला जो कि उससे अलहदा हैं या उससे जुड़े हुए नहीं हैं वो चलाने से बिल्कुल नहीं जो है वो चला सकती? क्योंकि पीटीआई तो खत्म कर दी ना। देखिए जो एस्टैब्लिशमेंट ने जो बड़ी गलती की वो तो ये की कि पीटीआई का कार्डर खत्म कर दिया। आप मतलब असद उमर पीटीआई, ये सलमान राजा या गौहर या ये लोग तो पीटीआई नहीं है ना। देखिए जो पीटीआई है वो तो थी असद उमर थे, परवेज खट्टक थे, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद हो गए, मैं हो गया, इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये लोग पीटीआई थे। अब जब आपने इन सबको ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया तो पीछे तो पीटीआई तो है ही नहीं, अब तो इमरान खान है और लोग हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर या टेररिज्म के ऊपर कोई गौहर के जाने से कोई कंसेंसस हो जाएगा या सलमान राजा के जाने से कोई कंसेंसस हो जाएगा या शिबली के कहने से कंसेंसस हो जाएगा, तो फिर तो जाहिर है कि आप कोई दोबारा जो है जाके कोई मेरा ख्याल है गोलियां चुनियां ही खाएं। क्योंकि फिर तो कोई बंदा इन अ सिनर माइंड will not come to the conclusion कि ये लोग अगर आ जाएंगे तो consensus create हो जाएगा। They are not PTI. PTI doesn't exist anymore. It's Imran Khan and the people. तो आ रहेंगे ये क़यादत है जिसकी जो बाहर लोग है ये अपना बस हर मामला जो है वो इमरान खान की तरफ रेफर कर देते हैं। ये ना इमरान खान के बगैर पीटीआई और अवाम पाकिस्तान पार्टी या आईपीपी की हैसियत में इनमें क्या फर्क हो जाएगा? इमरान खान को आप पीटीआई से अलहदा करें और आप मुझे कंपैरिजन करके बता दें कि इनका और उनका क्या हाल है। तो पार्टी का स्ट्रक्चर तो खत्म कर दिया ना एस्टैब्लिशमेंट ने। जब एस्टैब्लिशमेंट ने धक्के धुके ला के वो खत्म कर दिया, काडर आपने खत्म कर दिया, पीटीआई अब फारग हो गई। पीछे बंदे रह नहीं गए, अब मजबूरी है। इमरान खान के अलावा कोई बंदा बातचीत करे तो फिर वो वैसे ही उसको सीरियस कोई नहीं लेगा, ना ही कोई बात हो। राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हम देख रहे हैं और इसमें मामलात किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं उस पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात हैं, ऐसा लगता है कि ये खलीज जो है वो मजीद गहरी होती चली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद जो है वो तहरीक का ऐलान कर रखा है और ऐसा लग रहा है कि ये ईद के बाद जो पोलिटिकल टेम्परेचर जिसकी हम बात करें ये और ज़्यादा जो है वो ऊपर जाएगा। सियासी जमातों के दरमियान जो है वो सिक्योरिटी मामलात पर भी इतफाक़ राय नज़र नहीं आ रहा। गुज़िश्ता दिनों कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की थी। अब जो है वो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमत ने इसको खुशाइन कहा है, लेकिन ये देखना होगा कि ये किरदार जो है वो किस हद तक जो है वो होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है उसको दोबारा बुलाने में जो है वो कोई हर्ज नहीं है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हुकूमत में है, अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून और जो बतौर हुकूमती जो सियासी जमातें हैं उनके तहरीक इंसाफ के साथ मामलात और फिर जो दहशत गर्दी है इस हवाले से इतफाक़ राय ये अहम सवाल है, क्योंकि अपोजिशन का मुसलसल कहना है कि उनके लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। सहाफ़ियों को भी गिला है कि पीका एक्ट को इस्तेमाल करके हुकूमत जो है वो सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां कर रही है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने सहाफ़ियों की गिरफ्तारी पर भी तशवीश का इजहार किया है। अब हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस हैं, एक तरफ मुआशी इस्तेहकाम के तो हुकूमत दावे कर रही है, लेकिन ये जो सियासी चैलेंजेस हैं इनसे हुकूमत किस तरह से निपटेगी, क्या करेगी, क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अफनानुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफनानुल्लाह साहब, मुआशी इस्तेहकाम के तो हुकूमत दावे कर रही है, कह रही है चीज़ें बेहतर हो रही हैं, फाइनली IMF के साथ भी मामलात आगे बढ़े हैं, लेकिन सियासी इस्तेहकाम भी आपकी प्रायोरिटीज़ में है और फिर आपको लगता है कि कोई सियासी इस्तेहकाम के हवाले से भी उम्मीद रखी जाए कि ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मामलात हैं इनमें भी कोई बेहतरी आ जाएगी? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि मुल्क के अंदर जो है वो माशी इस्तेहकाम आ रहा है और उसके समरात भी आहिस्ता आहिस्ता आवाम तक आने शुरू हो गए हैं। जहाँ तक सियासी इस्तेहकाम का है वो मेरा ये ख्याल है कि वो भी जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया है और आगे जो है मुस्तक़बिल करीब में मैं ये देख रहा हूँ कि हालात बेहतर होते हुए सियासी लिहाज से भी, क्योंकि PTI के पास जो ऑप्शंस मौजूद थे आज से 1 साल पहले वो उन्होंने ज़्यादातर एक्सरसाइज कर लिए हैं। जो इमरान खान साहब हैं उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो अलायंसेस बिल्ड कर सके और JUI के बगैर PTI मैं नहीं समझता कि कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हुकूमत के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल वक्त मैं नहीं देख रहा और इस सियासी इस्तेहकाम को और माशी इस्तेहकाम का फायदा जो है वो आवाम को पहुंचेगा और पहुंच रहा है और इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को मेंटेन किया जाए। राइट, लेकिन अफनान साहब एक वर्किंग रिलेशनशिप तो होती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान और हुकूमत को उसकी ज़रूरत भी होती है क्योंकि बहुत सारे मामलात को जो है वो चलाना होता है। तो ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है इसको बनाने के लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि इनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाए और इसके लिए बहुत दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे भी कहा कि हम चार्टर डेमोक्रेसी में बात करने के लिए तैयार हैं, चार्टर इकोनॉमी पे बात करने के लिए तैयार हैं, मगर इनकी तरफ से बहुत गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया। जब हम अपोजिशन में थे तब भी इन्होंने हमारी ऑफर्स को ठुकराया, जब हुकूमत आई PDM की तब भी यही किया, फिर पिछले साल हुकूमत आई तब भी यही किया। तो जाहिर है अगर आप ये इनका एक ये वन वे और द माई वे और द हाईवे वाला जो मामला है PTI का और इमरान खान साहब का, उसकी वजह से ये आज बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हैं सियासी तौर पे और इनके पास ऑप्शन जो है वो बहुत कम मौजूद है। हम फिर भी ये चाहते हैं कि ये अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए हमसे बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को बेहतर करने के लिए, जमहूरी निज़ाम को, इलेक्शन के निज़ाम को, इकॉनमी को, तो हम इनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। मगर ये जो प्री कंडीशंस रख देते हैं ना कि ये करेंगे तो ये होगा, यूं करेंगे तो ये होगा, ये जो है ये मामला अब नहीं चलेगा। जो इमरान खान साहब है उनके हाथ से मामला बहुत हद तक निकल चुका है। अब उन्होंने जो अपनी कॉलें देनी थी, फाइनल कॉल और आज़ादी मार्च और वो जितने उन्होंने लॉन्ग मार्च करने थे वो कर लिए, उसका नतीजा उनके पास कोई आया नहीं है और ना आने। तो इसलिए हुकूमत के लिए जो है कोई ऐसा जितना प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी बेहतर यही है मुल्क के लिए अगर हम सब बैठ के साथ काम करें। मगर ये जाहिर है ये बात हमारे एंड पे इशू नहीं है, ये इशू जो है PTI के एंड पे है।
लेकिन ज़ाहिर बात है जो ये पोलराइजेशन का माहौल है और इस वक्त जो सियासी मामलात हैं वो कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए तो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका में जो है वो एक पाकिस्तान मुखालिफ बिल भी जो है वो आया, फिर केपी के अंदर ज़ाहिर बात है जो वज़ीर आला हैं वो कहते हैं कि ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए और वो अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो बातचीत करेंगे। बलूचिस्तान में भी आप लोगों को ज़रूरत है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है वो वहाँ पर भी एंगेज करें और उस मामले पर जो नेशनल पॉलिटिकल फोर्सेस है उनको भी जो है वो एंगेज करें। तो कहीं ना कहीं ये इस रिलेशनशिप का ना होना, इस इकट्ठे ना चलने का, तो कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए चैलेंज भी तो है ज़रूर, और हुकूमत के लिए भी तो मुश्किलात पैदा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, ये इसमें तो कुछ शक नहीं है कि पीटीआई ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो जो कर सकते उन्होंने ना किया हो। पहले ये कहते थे कि जी एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई गुलाम है, पूरे जो है इन्होंने अपने लोगों को इसके पीछे लगा दिया नारे के। और उसके बाद पिछले 1 साल से ये जो है वो सदर ट्रंप के आने का इंतजार कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ। तो ये इन्होंने तो जो पाकिस्तान को जितना बदनाम करना था बाहर इन्होंने किया है, लेकिन उससे इधर इनको कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि उनके लिए मसाइल और पैदा हुए हैं। बात यह है कि आप पाकिस्तान की सियासत को इंटरनेशनलाइज करेंगे तो ये ना मुल्क के लिए अच्छा है ना पीटीआई के लिए अच्छा है। मगर बदकिस्मती से इन्होंने यही हरकतें की हैं जिसकी वजह से मसाइल इतने ज्यादा खराब हुए हैं। और ये अगर इस तरह का कोई एक्ट ले भी आए तो 1 या 2 या कुछ चंद लोग उसको सपोर्ट भी कर लें, ऐसा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा बिल पास होगा नहीं। हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारी हुकूमत के, तो इंशाल्लाह जो है वो इस तरह की जो है वो नॉइसेंस से ये क्रिएट कर सकते हैं, मगर कोई जमीनी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर पाएंगे इस तरह। और ये केपी जो है वहाँ पर ज़ाहिर बात है, वहाँ पर आपको अगर कुछ भी करना है, दहशत गर्दी के हवाले से कोई इक़दाम उठाने हैं तो सूबाई हुकूमत का ताउन चाहेगा। लेकिन वहाँ पर वज़ीर आला जो है वो उनका ये कहना है कि ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी आपको जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन्हें एंगेज करने की जो है वो ज़रूरत है। तो हुकूमत ये जो काम है, जो इनको एंगेज करने का काम है, ये फिर किस तरह से करेगी? हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब करने में अगर किसी एक पार्टी और एक इंसान का सबसे ज्यादा अमल दखल है तो वो इमरान खान है और पीटीआई है। इन्होंने उनको वापस लाकर आबाद किया, उनको असले समेत वापस आने दिया, नाइट विजन गॉगल्स के साथ, और पता नहीं क्या क्या उनके पास एडवांस वेपनरी थी। और उसके बाद जब वो यहाँ पे आ गए और उन्होंने आके जो इन्होंने उनके साथ मुआहदे किए थे कि वो पुरअमन रहेंगे, क्या उन्होंने उसको ऑनर किया? इन्होंने कुछ 150 के करीब हार्ड कोर तालिबान जिन्होंने लोगों को ज़िबा किया था और पता नहीं आगे लगाएंगे लोगों को कत्ल गारत की, उनको इन्होंने सबको छोड़ दिया था पीटीआई ने। तो ये कह रहे हैं कि जी बातचीत कौन सी बातचीत है जिससे मसले हल हो सकते हैं, वो बता दें कि कौन से अल्फाज हैं जो उनको कहे जाएंगे तो वो रुक जाएंगे। बात यह है कि इस वक्त तो कोई जंग भी नहीं हो रही, वॉर ऑन टेरर भी नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। ये सारा कुछ तकरीबकारी के ज़मरे में आता है ये जो किया जा रहा है। और इस तकरीबकारी के अंदर सबसे ज्यादा जो अमल दखल रहा है वो पीटीआई का रहा है। इनकी वजह से उनको इतनी शय मिली है, इन्होंने उनको वापस आगे आबाद किया है और इन्होंने उनको अपने इलेक्शन में बाकायदा इस्तेमाल किया है अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, ये टीटीपी को। तो ये तमाम इनके काम है। उसके बाद ये कहते हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन ना करो क्योंकि ये इनके एसेट है। तो ये तो कौम के सामने है कि ये जो जितनी लाशें रोजाना गिर रही है इसकी जिम्मेदारी इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के ऊपर है, क्योंकि ये ना ऑपरेशन के भी खिलाफ है और ये चाहते हैं कि मुल्क के हालात और खराब हो। जहां तक बलूचिस्तान का मामला है, वहां पे जो है मामला कदर मुख्तलिफ है। और वहां पे ये जो बलूच यकजहती कमेटी और ये सारे इन्होंने मिलकर बीएलए को ये सियासी फ्रंट बन गए हैं और इन्होंने जो है वहां पे इंतशार बहुत फैलाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालात काफी हद तक अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कुछ टाइम लगेगा और इंतशारियों को जो है वो डील कर दिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस जो है उसको भी बहाल कर दिया गया है। जो बसेस वगैरह पे हमले हुए हैं उसके बाद अब कल से नया एसओपी आ गया है कि सिक्योरिटी की उसमें उनको मूव किया जाएगा बसेस को, ताकि अगर कोई मसला हो तो सिक्योरिटी फोर्सेस उनको रोक सके। तो इस तरह के इकदाम और भी मजीद उठाए जाएंगे और एक लाएअमल बनाया जा रहा है जिसके तहत बलूचिस्तान के जो मामलात हैं उनको मुकम्मल तौर पे ठीक किया जा सके। इसके ऊपर शायद देखो मजीद और सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स भी बुलाई जा सकती हैं। तो ये तमाम काम जो हुकूमत कर रही है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद हालात बेहतर होंगे। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे हुकूमत के चैलेंजेस के हवाले से। एक तरफ मुआशी इस्तेहकाम की तो बातें हैं, लेकिन मुआशी इस्तेहकाम के साथ साथ जो सियासी चैलेंजेस हैं
उनसे हुकूमत किस तरह से जो है वो निपटेगी, और ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामलात हैं उस पर एक जो नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, और फिर साथ ही साथ जो पॉलिटिकल फोर्सेस इन दोनों सूबों में हैं वहाँ पर उनको एंगेज करने की ज़रूरत है। तो ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। देखना यह है कि हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई भी लड़नी है और फिर यहाँ पर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको भी साथ लेकर चलना है। तो ये कैसे होगा? प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो उस पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं, और कौम की तवक्कुआत तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि टीम बार बार परफॉर्म करने में जो है वो नाकाम है। जो कारकर्दगी जो थी वो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर थी, उसके बाद दिलासे दिए गए, कहा गया कि थोड़ा इंतज़ार करें, टीम दोबारा से जो है वो देखेगी मामलात को, खिलाड़ी नए आएंगे, कुछ तजर्बाकार भी होंगे और चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। लेकिन ये जो न्यूजीलैंड के साथ हमारी जो सीरीज़ हुई T20 की सीरीज़, उसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जो है वो बाआसानी जो है वो 4-1 से हरा दिया। पांचवा और आखिरी T20 जो मैच हुआ उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से कोई रेजिस्टेंस जो है वो देखने में नहीं आई। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं ना तो वो कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखा सके, बैट्समैन भी जो है वो कुछ नहीं कर सके। सिर्फ एक मैच दरमियान में ऐसा आया जिसमें कुछ उम्मीद हुई कि ये टीम जो है वो अभी कमबैक जो है वो करेगी, लेकिन फिर उसके बाद भी जो है वो टीम के अंदर कोई स्पार्क जो है वो नज़र नहीं आया। पाकिस्तान की जो क्रिकेट के मामलात हैं वो कुछ अरसे से जो है वो मुश्किल में चल रहे हैं, और बड़े ICC टूर्नामेंट्स का तो जो है वो मसला है ही, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि एक मरतबा फिर से इस टीम को रीबिल्ड करना है, नए खिलाड़ियों पर इन्हिसार करना है या तजर्बाकार खिलाड़ियों को ही जो है वो मौका देना है। और अगर इन दोनों को इकट्ठा लेकर चलना है तो उसके लिए हिकमत अमली जो है वो क्या होनी चाहिए। हर मरतबा यही सवालात हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट से मुतालिक हर टूर्नामेंट के बाद उठते हैं, लेकिन ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज में जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, अब उसके बाद एक बार तो आप फिर से टीम वहां पर ही खड़ी हो गई है जहां से जो है वो हमने स्टार्ट लिया था। आखिर क्या वजह है, क्यों बेहतरी नहीं आ रही, इस हवाले से प्रोग्राम में जो है वो बात होगी, और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मिर्जा इकबाल साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से हम जानते हैं कि ये क्रिकेट जो है वो ऐसी हमारी क्यों है। मिर्जा इकबाल बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा को हमने तवक्को तो थी कि शायद कोई बेहतरी आ जाएगी, कुछ नौजवान जो है वो ऐसे नजर आ रहे हैं टीम के अंदर, लेकिन क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि ये फिर से एक और सीरीज में शिकस्त T20 के अंदर, इसकी क्या वजूहात है, ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ? रहमान, दरअसल इन्होंने ये आई वॉश था, क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी हमारी सिर्फ 4 दिन में खत्म हो गई। 19 फरवरी को शुरू हुई और 23 फरवरी को हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई। लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता था टीम की कारकर्दगी पर। गुज़िश्ता साल 9 जून को हम भारत से न्यूयॉर्क में हारे T20 वर्ल्ड कप में। तो लोगों के गम गुस्से को ठंडा करने के लिए इन्होंने एक नई कहानी की कि जी T20 का कप्तान जो है सलमान अली आगा होगा, बाबर आजम और रिजवान को हम ड्रॉप कर देते हैं, हम नए खून को जो है मौका देंगे कि जिन्होंने परफॉर्म किया है। अब उनका इतना एक्सपीरियंस था नहीं, और आप खुद सोचें, इतने बड़े अफलातून बैठे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या उनको पता नहीं कि न्यूजीलैंड की पिचेस कैसी होती हैं? एक नौजवान बैट्समैन के लिए वहां एडजस्ट करना, यहाँ की मुर्दा और बेजान विकेटों के मुकाबले में जहां गेंद सीम होता है, स्विंग होता है, हवा तेज चलती है, बाउंसी विकेट्स हैं, तो वहां ये एक्सपोज हो गए। अब जब ये एक्सपोज हो गए तो अब एक नया नारा लगा रहे हैं कि जनाब अली हम इन्हीं नौजवानों पर भरोसा करेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में खेलना पड़ जाए हमें, क्योंकि अब एशिया कप है सितंबर में, एशिया कप के बाद अगले बरस जो है T20 वर्ल्ड कप है। ये सारा केओस मचा हुआ है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। जो लोग करीब आते हैं चेयरमैन के PCB में, वो अपने फायदे उठाते हैं। और क्या आपके बॉलर्स की दुर्गत बनाई है टिम साइफर्ट और फिन एलन ने, तो ये शर्म का मकाम है। इनको खुद सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा बुलंदी की तरफ गामजन हो सके। लेकिन अब इकबाल भाई, अब ये टीम तो है, इसको रीबिल्ड करना है, ये भी कहा गया कि इसको अब थोड़ा जो है वो सही तरह से जो है वो लेकर चलेंगे, सही टैलेंट जो है वो हम तलाश करके लेकर आएंगे। तो ये जो रीबिल्ड करना है, एक तरफ तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ नए खिलाड़ी हैं, ये इनका मिक्स कैसे होना चाहिए और फिर इसके लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए बोर्ड को?
ये बेहतर रास्ता तो यही कि जो नए खिलाड़ी हैं, एकदम से इतने सारे नए खिलाड़ियों को आपने चांसेस दे दिए, और वो भी कहाँ, न्यूजीलैंड में। जो दुनिया की टीमें जो रीबिल्ड करती हैं वो अपने होम ग्राउंड पर, होम क्राउड के सामने, होम कंडीशंस में चांसेस देती हैं नौजवानों को। अब हमारा चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद दौरा था न्यूजीलैंड का, तो मजबूरन फिर इन्होंने कहा कि लोग बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे। लेकिन मेरी राय में रीबिल्डिंग का, माफ कीजिएगा, रीबिल्डिंग का असल प्रोसेस जो है वो आपके होम सीरीज में होता है, जहां आप नौजवानों को मौका देते हैं। तो अब देखें, बांग्लादेश आ रही है, इन्होंने उनके साथ 5 T20 रखे हैं बजाय इसके कि कुछ और रखते, ताकि तैयारी हो सके एशिया कप के लिए। अब क्या होता है, वहां किसको आजमाते हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं लोग। ठीक है। और ये जो टैलेंट की तलाश वाला है, अब जाहिर बात है तजर्बेकार खिलाड़ी तो हैं, लेकिन नए खिलाड़ियों को हमने मौका देना है सिस्टमेटिक तरीके से। जिस तरह से टैलेंट की ग्रूमिंग होती है उसे ऊपर लाया जाता है। हमारे पास PSL है, कुछ अच्छे नाम भी आए सामने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कंसिस्टेंसी जो है वो नजर नहीं आ रही, या खिलाड़ियों की जो क्वालिटी एक होनी चाहिए वो शायद बोर्ड या तो उनको सही तरह से ग्रूम नहीं कर पा रहा, या फिर जो है वो टैलेंट जो है वो उस तरह का नहीं ढूंढा जा रहा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये कैसे फिक्स किया जा सकता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जो टैलेंट है वो नीचे से, इन लीग से, डोमेस्टिक क्रिकेट से जो है वो इंटरनेशनल की तरफ आए? सेलेक्टर जो है रहमान अजहर, वो दरअसल तनख्वाह लेते हैं और वो बैठे हुए हैं, लाखों रुपए माहाना तनख्वाह है। अब इस सिलेक्शन कमेटी में 2 आदमी ऐसे हैं जो कॉम्पिटेंट हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए जिन्होंने जो लॉरेंस लेकर आए, अजहर अली और असद शफीक। बाकी आप देखें, अंपायर अलीम डार को इन्होंने सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया है। उनका क्या काम, वो तो दुनिया के टॉप के अंपायर में होते थे, वो अंपायरिंग के मयार को बेहतर बनाए पाकिस्तान में। फिर एक डेटा एनालिस्ट हसन चीमा को उठाकर ले आए। डेटा तो आजकल आप जाएंगे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आपको सब डाटा मिल जाएगा। और फिर आकिब जावेद को दोहरी जिम्मेदारियां आपने दी हुई हैं। आपके सिलेक्टर्स जाते नहीं है ग्राउंड पर, जाकर देखें ना खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लें। आप सिर्फ कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठकर डाटा निकाल लेते हैं, तो फिर डाटा निकालेंगे तो फिर तो यही हाल होगा। मेरे ख्याल में इसकी भी सिलेक्शन कमेटी को रीवैम्प करने की जरूरत है प्रॉपर तरीके से। अब आकिब जावेद उबूरी कोच हैं, आप एक परमानेंट कोच बनाए ना। आपने 2 गैर मुल्कियों को बड़े धूम धड़क्के के साथ लाए थे और उनको बड़ा इस्तकबाल किया था, उनको आपने भगा दिया। अब आकिब जावेद काफी अरसे से हैं, तो इनको चाहिए कि इसको रीवैम्प करें। नकवी साहब इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स वो अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे 5 जो है वो मेंटोर्स बने हुए हैं, वो कौन सा टैलेंट लेकर सामने आए हैं, कोई उनसे पूछे, लाखों रुपए माहाना ले रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा PCB के चेयरमैन को कि कौन से लोग उनके आसपास हैं और किन लोगों को वो क्या जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। लेकिन इकबाल भाई, असल तो इशू देखिए परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का है। शायद कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है उसको कहां तक मौका देना है और जो नया खिलाड़ी है उसको कहां तक जो है वो मौका देना है। तो ये जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है, अकाउंटेबिलिटी है, ये फिर आपके ख्याल में इसका कोई सिस्टम जो है वो हम क्यों नहीं बना सके, या फिर ये फैसले हम लेने में जो है वो ऐसा लगता है कि हम कहीं दरमियान में जो है वो देख रहे होते हैं या कंफ्यूज होते हैं कि ये फैसला लेना है या नहीं लेना है? हमारे सामने रहमान 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की मिसाल सबके सामने है। 2003 में जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में हुआ था, जब पाकिस्तानी टीम बुरी तरीके से हार गई थी, वकार यूनुस कप्तान थे, तो पूरी टीम को रीवैम्प किया गया। सईद अनवर चले गए, फिर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, बेशुमार क्रिकेटर्स चले गए, और फिर उसके बाद नए लड़कों को चांस दिया गया। तो आपको कड़वा घूंट तो पीना होगा। अगर आप ब्लैकमेल होते रहेंगे कि आप सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करें, क्योंकि उनकी कंपनीज हैं, उनके एजेंट्स हैं, वो सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर देते हैं, उन्हें हीरो बनाकर पेश करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर आ जाता है। तो कड़वा घूंट पीना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को। राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं होगा, ये मामलात नहीं सुधर सकते। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट, बात कर रहे थे इस वक्त टीम के साथ जो है वो क्या मसले हैं असल में, क्योंकि टीम की जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा लग रहा है कि मुसलसल जो है वो ख़राबी की तरफ है। बड़े टूर्नामेंट्स, चैंपियंस ट्रॉफी हुई, उसमें भी हमने टीम की परफॉर्मेंस देखी। उसके बाद अब ये जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ थी, इसमें कुछ उम्मीद थी कि थोड़ा शायद कहीं बेहतरी हो, क्योंकि तवक्कुआत थी, कुछ नए लोगों को जो है वो चांस दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि कोई खातर खा जो है वो कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि वो 4-1 से जो है वो पाकिस्तान सीरीज हारा। तो अब इस टीम को किस तरह से आगे लेकर चलना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, बोर्ड को क्या करना चाहिए, इस पर बात कर रहे थे मिर्जा इकबाल बेग। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।